नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात बुलेटिन में करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासत गर्म है। इलेक्शन है और उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। पार्टी की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, उसके बाद राहुल गांधी ने रैली की। उस पर भी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। लेकिन राहुल ने बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कहा है कि चीन को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, चीन का मुद्दा उठाया गया है और कहा है कि चीन के जवान भारत के अंदर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आखिर जवाब क्यों नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब मांग रहे हैं राहुल गांधी। बिहार की धरती से जब वो चुनावी रैली करने पहुंचे हैं, मंच साझा उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हुए वो चीन के मुद्दे पर नजर आए हैं। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि बिहार के जवान गलवान में शहीद हुए हैं और अब पीएम ने आखिर उस दिन क्या किया जब ये गलवान का इंसिडेंट हुआ। चीन का एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुबान से नाम नहीं निकला, एक बार भी उन्होंने नाम लेकर चीन को चेतावनी नहीं दी। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और राहुल गांधी ने आज बिहार के अंदर से चीन का मुद्दा उठाया है। क्योंकि बात बिहार चुनावों की करें तो बिहार चुनाव में अपनी पार्टियां, अलग अलग पार्टियां की अगर बात करें तो इस वक्त अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि चीन के जवान भारत के अंदर आ गए हैं, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उसका जवाब कब देंगे। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर भारत के कितने अंदर तक चीन के जवान घुस आए हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर तंज कसा गया। हालांकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब वो सामने आते हैं तो ये सवाल लाजमी तरीके से कहते हैं कि ये मेरा सवाल पूछा जाना लाजमी है और मैं लगातार इस सवाल को दोहराते रहूंगा। ट्वीट के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, या सीरीज हम कह सकते हैं, जिस तरीके से वो सीरीज जारी कर रहे हैं और इसकी संज्ञा लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बातें कही हैं। एक वीडियो सीरीज की जब हम बात करते हैं तो वीडियो सीरीज भी जारी करी गई थी राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन अब बिहार के अंदर इलेक्शन है और चुनाव में राहुल गांधी की तरफ से तंज कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता भी जवाब चाहती है कि आखिर चीन की सेना भारत की सीमा के अंदर क्यों घुस आई, कैसे घुस आई और कितना अंदर है चीन के सैनिक भारत की सीमा में। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। राहुल गांधी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं जो ये हम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले ही बिहार के अंदर बोल रहे थे और ये तमाम बातें बिहार के जनता को जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये तमाम बातें बोली हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जवाब चाहते हैं राहुल गांधी, जवाब चाहते हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे देंगे, मैं इस सवाल को दोहराना छोड़ दूंगा। ये राहुल गांधी की तरफ से मंच से कहा गया, क्योंकि मंच पे आते ही जब वो बिहार की धरती पे पहुंचे और मंच पर आए जनता को संबोधित करने के लिए, तो सबसे पहले शब्द था चीन और उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जवाब दें कि आखिर चीन के सैनिक भारत की सीमा के कितने अंदर तक घुस आए हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। इस वक्त तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अगर बात करें तो मंच साझा कर रहे हैं और बिहार में कई जगह पर रैलियां हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रैली। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घिरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल भी पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल भी दागे गए हैं और कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें, क्योंकि अगर हम चीन के सैनिकों की बात करते हैं तो चीन के सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बता रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत माता का कुछ हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दे दिया है। जिस तरीके से वो पहले पंजाब के अंदर इस बात को कहते हुए नजर आए थे, उसी तरीके से अब जब बिहार में वो पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई है और वो जवाब मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए, आखिर चीन के सैनिक क्यों भारतीय सीमा के अंदर आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द चीन का नाम लेकर नहीं कहते हैं।
ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। तो जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि अगर बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, क्योंकि ये बात हुई राहुल गांधी की और हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं बिहार के अंदर से। तो एक और बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की है बिहार के अंदर। इस वक्त उनकी दूसरी रैली चल रही है, क्योंकि 3 रैलियां होनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि 370 को पलटने की बात आखिर कांग्रेस किस तरीके से कह रही है, क्यों कह रही है और किस मुंह से बिहार के अंदर वोट मांगे जा रहे हैं। जब वो लगातार 370 की जब हम जिक्र करते हैं तो 370 हटा के जम्मू कश्मीर से हमने विकास की धाराएं बहाने का काम किया है और ये करके दिखाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो आखिर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग गई? तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है, जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने बिहार को आबाद करने का काम किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, यानी वार पलटवार एक तरीके से चल रहा है। इसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं बिहार के अंदर से, क्योंकि 370 का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। और वो कहते हैं कि 370 को पलटने की बात करने वाले आखिर किस मुंह से बिहार के अंदर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने गलवान घाटी का जिक्र किया, लेकिन वो कहते हैं कि हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि बिहार के युवाओं की बात करें तो सेना में भर्ती होते हैं और जो गलवान में शहीद हुए सैनिक, उनमें से बिहार के जवान भी थे, बिहार के शहीद जवान भी थे। उनको नमन और श्रद्धांजलि की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और तमाम जानकारियां हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो गलवान घाटी का जिक्र भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए और राहुल गांधी भी नजर आए। हालांकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठाते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 की बात कही है। और वो कह रहे हैं कि 370 को हटाया हमने तो कांग्रेस आखिर क्यों तड़प रही है और कांग्रेस किस मुंह से अब बिहार की जनता से वोट मांग रही है, जब वो कह रही है कि हम 370 को पलट देंगे। यानी जो बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधा सीधा एक तरीके से कटाक्ष किया गया है कांग्रेस पर, और कांग्रेस पर कटाक्ष करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम में अपनी रैली के दौरान किया है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और बात अगर इस वक्त की करें तो भी लगातार रैलियां इस वक्त हो रही हैं। राहुल गांधी की बात करें या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो रैलियां ताबड़तोड़ की जा रही हैं और बिहार में लगातार भरोसा लोगों को दिलाया जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो तमाम वादे कर रहे हैं उसे पूरा करके दिखाएंगे। ये कह रही है अलग अलग पार्टियां। और अब बात अगर बीजेपी करें तो बीजेपी की तरफ से भी तमाम वादे किए गए हैं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी है, भरोसा है तो बीजेपी है, यानी बीजेपी पर आप भरोसा करिए, हम आपके वादों को पूरा करेंगे। और तेजस्वी है के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी है, इस बार तय है तेजस्वी का आना, और तेजस्वी एक युवा चेहरा है। और तमाम बातचीत जब बिहार के लोगों से करते हैं तो बिहार के लोग अलग अलग मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी मुद्दा है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बिहार की जनता चाहती है वोट करना। और लगातार हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम बातचीत हम उनसे करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज साहब, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर कह रहे हैं कि 370 पलटने की बात आप कह रहे हैं, और आखिर किस मुंह से आप ये वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? क्योंकि 370 हटा के तो जम्मू कश्मीर में हमने विकास की धाराएं लाने की सोची है, विकास करेंगे, तो आप तो 370 को पलटना चाहते हैं, 370 को वापस लाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना बोलने की उनकी शैली है, बोलने की उनकी कला है, वो बहुत इस चीज में निपुण है, उसका तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री जी से इतना जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या अभी कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं? क्या चुनाव बिहार में हो रहे हैं और वो बिहार की बात न करके कश्मीर की बात कर रहे हैं?
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर 370 के विरोध की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया। हम तो कहते हैं अच्छी बात है 370 खत्म हुआ, लेकिन जानबूझ करके बात को घुमा फिरा करके जनता के सामने पेश करना, उनका ध्यान भटका देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव में बिहार के विकास की, बिहारियों के जो उनके जिस प्रकार से दुर्दशा हुई है बिहार प्रदेश की, बिहार की जनता की, उसके विषय में नहीं बोलेंगे। 6 साल से प्रधानमंत्री जी अपना देश की बागडोर संभाले बैठे हैं। 15 साल से उनके नीतीश कुमार जी वो हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो बताएं ना, इन 6 सालों में उन्होंने क्या दिया बिहार को? आखिर क्यों बिहार इतना सब हर मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है? चाहे नौकरियों की बात हो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में अगर कहीं है तो बिहार में है। किसने मना किया था इनको? प्रधानमंत्री जी को 2 करोड़ नौकरियां कही थी तो बिहार को दे देते उसमें से। नीतीश बाबू से पूछना चाहिए कि सुशासन की बात करते तो ये कौन सा सुशासन है कि जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा। अगर गरीबी की बात करें तो सबसे ज्यादा गरीबी भी बिहार में। लेकिन अनुज यात्रे साहब, बीजेपी ये भी कह रही है ना कि राहुल गांधी भी तो चीन चीन चिल्ला रहे हैं बिहार के अंदर जाके। राहुल गांधी ने भी तो ये पहले बताने की कोशिश नहीं की कि बिहार के अंदर हम आएंगे तो क्या करेंगे। चीन का मुद्दा वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जवाब दे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जवाब दे दिया है और वो लगातार बातों को दोहरा रहे हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी ने कहा है कि जो चीन के सैनिक हैं वो बिहार के अंदर घुस आए हैं। देखिए, ये राहुल जी ने जो कहा है, राहुल जी ने केवल चीन के विषय पे बात नहीं की है, समस्त विषयों पे बात की है। और सबसे पहले उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, बिहार के समस्याओं के मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो अपने बिहार में अपना एक एजेंडा लेकर के गए हैं, उसमें 2 विषय पर लेकर के गए। सबसे पहला जो बिहार में समस्याएं हैं, जो बिहार में कुशासन है, जो बिहार की बदहाली है वो। दूसरा, कांग्रेस का रोड मैप क्या है, कांग्रेस का आने वाले समय में अब जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को किस दिशा में लेकर के जाना है, किस दशा से उसको दुर्दशा से जो है अच्छी दिशा में बदलना है। उन 2 विषयों पर राहुल गांधी जी ने विशेष तौर पर बात की। रही सवाल चीन का, तो चीन का भी वहां जिक्र किया जाएगा, चीन के साथ साथ क्योंकि नेपाल का भी जिक्र किया जाएगा और तमाम पाकिस्तान का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार के विषय में ना बात करके केवल और केवल अगर पाकिस्तान और कश्मीर के विषय में बात करेंगे तो सवाल पूछना लाजिम। बिल्कुल, तो राहुल गांधी भी तो चीन का मसला उठा रहे हैं ना साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस वक्त चीन का मुद्दा उठा रही है, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासत अपने चरम पर है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अनुज यात्रे साहब कह रहे थे और उनका ये कहना था कि ये सभी मुद्दों पर कांग्रेस बातचीत कर रही है और जवाब भी मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, सरकार इस वक्त और केंद्र सरकार के से जवाब मांगने लाजमी है, ये अनुज यात्रे साहब कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ेंगे आगे, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, क्योंकि हम आपको बिहार की खबर से लगातार अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई है। लेकिन बात करेंगे प्रदूषण की, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के अंदर अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं, हरियाणा का जिक्र करते हैं, दिल्ली की जिक्र करते हैं, पंजाब का जिक्र करते हैं, तो बेहद खराब हवा होती जा रही है। नवंबर में दम घोटू दिल्ली की हवा हो सकती है, ये हम नहीं कह रहे, एक रिसर्च सामने आई है जो ये कह रही है कि नवंबर के अंदर दिल्ली की हवा खराब हो सकती है। और ये इस आधार पर बनाई गई है क्योंकि जब हम पिछले 2 साल का इतिहास उठाकर राजधानी दिल्ली का देखते हैं तो 2018 और 2019 में साल नवंबर में ही ये रिकॉर्ड टूटा था। इस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और कहा जा रहा है कि नवंबर में उन 2 सालों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और राजधानी दिल्ली में यानी दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा हो जाएगी, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली नजदीक है और जैसे जैसे दिवाली नजदीक और आएगी हवा और प्रदूषित हो जाएगी और जहर हवा में घुल जाएगा, यानी प्रदूषण एक तरीके से आपको हवा में दिखेगा। और डॉक्टर भी लगातार आपको सलाह दे रहे हैं कि आप सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं फिलहाल के लिए, क्योंकि इस वक्त प्रदूषण का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। AQI लेवल की अगर बात करें तो ITU में AQI लेवल 300 दर्ज किया गया है, 300 के पार दर्ज किया गया है। नॉर्थ दिल्ली इलाके की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली के इलाके अलीपुर में 400 से ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुछ देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और आपसे पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर होते हैं और आप तक हर एक जानकारी पहुंचाते हैं कि आखिर क्या सरकारें कर रही हैं, लोग इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब एहसास होने लगा है कि दिल्ली एनसीआर में यानी दिल्ली एनसीआर की हवा में अब प्रदूषण का स्तर
बढ़ रहा है। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कितना है ये तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तो एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है जो ये कह रही है कि 2018 और 2019 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि नवंबर महीने में प्रदूषण का स्तर काफी था जो इस साल भी देखने को मिलेगा। संदीप जी बिल्कुल, हर जिस तरह से लगातार जो है रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की आज मैं सुबह की बात करूं तो दिल्ली में सुबह के समय जो धुंध थी वो पूरी तरह से जो है लोगों के लिए मुसीबत लेके आई। सुबह के समय जो है जो आसमान था वो पूरी तरह से धुंध में लिपटा हुआ था। सुबह लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत कम निकले और कुछ लोग सोचने को मजबूर थे कि आखिर ये दिल्ली की हवा को क्या हो गया है। तो वहीं जो AQI है दिल्ली का वो 365 के पार पहुंच चुका है, कई जगह 400 तक पहुंच चुका है। तो ये खतरनाक जो है घड़ी लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि लगातार जो हरियाणा या पंजाब में या यूपी में जो पराली जलाई जा रही है उसको लेकर जो लगातार जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर में पहुंचता है। उसके बाद जो दिल्ली की हवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। तो ऐसे में जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, जो जो एक बार फिर से जो है टूटने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि 2020 में इस बार सबसे अधिक पॉल्यूशन जो है दिल्ली में पहुंचेगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, इसके कंट्रोल करने के लिए। तो वहीं जो सरकार कह रही है लगातार छिड़काव किया जा रहा है पेड़ों का और लगातार लेकिन जो है संदीप, चालान क्या किए जा रहे क्या हैं जहां क्या पर आग लग हमने रहे हैं। पिछले सालों से कोई सबक नहीं सीखा? क्योंकि अगर बात करें हम केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, तो आपस में लड़ाई हमेशा से जारी रहती है। केंद्र सरकार कहती है कि हम प्रयास करें, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम प्रयास करें, हालांकि दूसरे राज्य सरकारों पर आरोप भी लगाया जाता है। लेकिन क्या पिछले सालों से हमने सबक नहीं सीखा? पहले से कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? क्योंकि स्तर तो अब बढ़ गया है और नवंबर में और रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन कुछ तो सबक सीख लेना चाहिए था हमें पिछले 2 सालों में। जी बिल्कुल, सबक लेना चाहिए था। और हर से जो दिल्ली सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, तीनों में कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव की स्थिति होती है। तीनों ही अलग पार्टियों से सरकार आती है। दिल्ली की बात करूं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी, तो वहीं जो पंजाब में है कांग्रेस की सरकार है। तीनों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक दूसरे पर राजनीति करने की यहाँ पर बात होती है, जनता की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। पॉल्यूशन हर साल बढ़ रहा है और ये जो सबक लेने की आप बात कर रहे हैं, सरकार जो है बात तो कर रही है कि हम जो है जो काम कर रहे हैं लोगों को समझा रहे हैं, प्रशासन को समझा रहे हैं, लेकिन धरातल पर चीजें सुधरने का नाम नहीं ले रही है। किसान लगातार पराली जला रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो है जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है वो कंपनियों की कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ा योगदान है, क्योंकि कंपनियां लगातार जो है अपने पॉल्यूशन बढ़ाने में चिमनियों में से धुआं फैला रही हैं। तो वहीं जो बिल्कुल, अलग अलग और सड़कें का संदीप, निर्माण उम्मीद हो रहा की है, जा सड़कें सकती टूटी है हुई कि हैं। तस्वीर कहीं ना कहीं बदल जाए, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और लोगों को जो हिदायत डॉक्टर दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लोग समझ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए तमाम बातें कही हैं, चीन के लिए बात कही, और वो बात वायु प्रदूषण को लेकर है। और वो कह रहे हैं कि भारत सही कदम नहीं उठा रहा, चीन और रूस भी सही कदम वायु प्रदूषण को लेकर नहीं उठा रहे हैं। आरोप लगाया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि चीन, भारत और रूस उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। आरोप लगाया गया है भारत की अगर बात करें तो भारत में वायु प्रदूषण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ये अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है, ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। ट्रंप तमाम बातें कहते हुए नजर आए कि भारत के कई राज्यों में बड़ी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। इस तरीके से चीन की अगर बात करें, रूस की अगर बात करें, तो वायु प्रदूषण को लेकर आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं कि कोई भी कदम आखिर क्यों नहीं उठाए जा रहे। भारत की बात करें, रूस की बात करें या फिर चीन की बात करें, क्यों बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? ये सवाल लगातार दागा जा रहा है, भारत से लगातार दागा जा रहा है, चीन से लगातार दागा जा रहा है, रूस से, अमेरिका की तरफ से, और तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से वायु प्रदूषण फैल रहा है, वायु दूषित हो रही है, लेकिन आखिर क्यों सरकारें कदम उठा नहीं रही हैं? क्यों भारत की सरकार कदम नहीं उठा रही? क्यों चीन की सरकार की अगर बात करें तो चीन को क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा? क्यों रूस की तरफ से कदम नहीं उठाया जा रहा? ऐसे में जब पर्यावरण की हम बात करते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात तमाम बड़े देश कहते हैं, तो आखिर क्यों वायु प्रदूषण को लेकर कोई बड़ा कदम ये सरकारें, इन देश की सरकारें नहीं उठा रही हैं? ये अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया, और अमेरिकी राष्ट्रपति तमाम बातें कहते हुए भी नजर आए हैं कि भारत में बड़ी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। और इससे पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, क्योंकि राजधानी दिल्ली की तस्वीरें थी, नवंबर में और स्तर बढ़ जाएगा। बात पंजाब की करें, बात हरियाणा की करें, तो वहां पर भी प्रदूषण का असर देखने को मिलेगा। ये यूं कहिए कि पूरे भारत में नवंबर में प्रदूषण का असर देखने को मिलता है जब दिवाली नजदीक होती है, और दिवाली पर ये हिदायत दी जाती है कि पटाखे ना जलाएं। तमाम तरह की बातें होती हैं जो सरकारों की तरफ से की जाती हैं। राज्य
सरकार की तरफ से की जाती हैं। कविता अशोक हमारे साथ जुड़ रही हैं, पर्यावरणविद। तमाम बातचीत हम उनसे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कविता जी, बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका चेतावनी दे रहा है, भारत को ही नहीं चीन और रूस को भी कहा गया है कि आखिर क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में एक रिसर्च भी सामने आती है जो ये कहती है कि नवंबर महीने में बड़ी तेजी से और प्रदूषण बढ़ेगा जो 2018 और 19 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ऐसे में भारत सरकार करे क्या? क्या भारत सरकार के पास चुनौतियां हैं? क्या इलाज होना चाहिए? जो प्रेसिडेंट जी उसके चलते प्रेसिडेंट तो कविता जी की आवाज सही से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ सकें और तमाम जो मैंने सवाल अभी पूछे हैं उसका जवाब हम ले पाए, क्योंकि भारत को चेतावनी दी गई है और भारत के अंदर प्रदूषण का लेवल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो तमाम सवाल हैं कि आखिर क्या इसका इलाज होना चाहिए। भारत सरकार क्या इलाज कर रही है वायु प्रदूषण का, क्योंकि हवाओं में, फिजाओं में इस वक्त प्रदूषण है और आखिर किस तरीके से प्रदूषण को रोका जा सके। एक बार फिर कविता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कविता जी, मेरा सवाल जो था उसका जो जवाब आप दे रही थी, कृपया उसे पूरा करिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंशियल डिबेट जो यूएस में चल रही है उसके चलते प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात कही है कल की, हिंदुस्तान की जो हवा है वो बहुत ही फिल्दी है, यानी प्रदूषित। और ये सुनकर के बहुत ही ये तो शर्म महसूस हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, जो हमारी हवा पिछले 5-10 सालों से हर साल ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। और अब विश्व में मुझे लगता है कि हम नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर ये प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में हमारा नाम लिया जा रहा है कि इंडिया सो पोल्यूटेड, हमारी हवा इतनी गंदी है, तो मैं समझती हूँ कि अब तो हमें चेतना चाहिए, हमारी सोती हुई अथॉरिटीज को जागना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसका इलाज क्या होना चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आपस में झगड़ने में वक्त लगा देती हैं कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही नहीं काम कर रहा है। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब लोगों के जीवन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। तमाम रिपोर्ट हमारे पास सामने है। क्या कुछ करना चाहिए सरकारों को? देखिए, अब कोई बहस की गुंजाइश रही नहीं है, क्योंकि नासा की जो पिक्चर्स हैं वो हमारे सामने हैं, जो इमेजेस हैं नासा की, वो दिखा रही हैं कि हरियाणा पंजाब में किस तरह से बेधड़क पराली जल रही है। तो कोई भी स्टेट और चीफ मिनिस्टर अब इस बात से मुकर भी तो नहीं सकते कि नहीं, हमारे किसान नहीं जला रहे हैं। पराली बिल्कुल जल रही है और वो जो हवा है वो दिल्ली एनसीआर में जो फैल रही है, प्रदूषण 350 भी क्रॉस कर चुका है हमारा। और दिल्ली और एनसीआर के लोगों का जो जीवन है वो ऐसे हो गया जैसे हम गैस टैंक में रह रहे हैं। तो अब अगर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की जो सरकारें हैं वो मिलकर नहीं बैठेंगी और इसको एक हार्मोनियस तरीके से, यानी मिलजुल कर अगर इसको नहीं सॉर्ट करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है हम नागरिकों को इलेक्टेड लीडर कविता जी, मेरा आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि अगर तमाम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देखें तो वो ये कह रही है कि इस कोरोना काल में अगर प्रदूषण फैलेगा ज्यादा तो सीधे हार्ट पर अटैक करेगा और युवाओं पे भी खासकर हार्ट पे उनके अटैक करेगा जब वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में तो बहुत जरूरी हो जाता है, जब रिपोर्ट सामने आ रही है, वैज्ञानिक ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों का कोई रुख इस पर नहीं आता, केंद्र सरकार का कोई रुख इस पर नहीं आता, तमाम सिर्फ बातें ही बातें कह दी जाती हैं। जब हम पिछले 5 साल का तो आप भी जिक्र कर रही हैं कि क्या हालात थे दिल्ली एनसीआर में। जी देखिए, ये सिर्फ जो है कही सुनी बातें नहीं है। WHO की रिपोर्ट खुद अपने आप में आई है और कह रही है कि जो इस बार विंटर है वो बहुत ही हमारे लिए तो खतरनाक देखिए ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास पहले ही कोरोना का इस बार से हाल बेहाल हो चुका है, चल रहा है लोगों का, इतने हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। दूसरी बात है, प्रदूषण इतना भारी है और अभी तो दिवाली भी आनी है, तो आप सोचिए जब दिवाली पे भी लोग अगर नहीं मानेंगे हमारे देश के और पटाखे फिर भी जलाएंगे और त्योहार ऐसे धूम धड़ाके से करेंगे तो और डबल प्रॉब्लम हो जानी है। और मैं ये समझती हूँ कि जो है अब संभलने का वक्त आ गया है। अभी से मान के चलिए कि इस बार की दिवाली ग्रीन दिवाली रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम
हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आखिर किस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए और आपको भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। दर्शकों को हम ये कह रहे हैं, और कविता जी जिस तरीके से बता रही थी कि आप इस वक्त ग्रीन दिवाली मनाइए, पटाखे मत जलाइए, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और दिवाली नजदीक है। ऐसे में पटाखे जो जलाए जाते हैं उससे और प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में तमाम तरीके से अपील की जा रही है, चाहे फिर राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकारों की बात करें, अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपको भी जरूरत है कि आप अपने स्तर पर प्रयास करिए ताकि ये वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं रुक सके, क्योंकि बेहद खतरनाक इस कोरोना काल में ये वायु प्रदूषण रहने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देख लो क्या क्या आया हुआ क्या नहीं आया हुआ बस। हाँ अरे उसको उसे एक बार बोला यार, नया वाला लड़का को एक तो दे देते हैं यार, काम इन लोगों को पता नहीं। इनको बोला कि बार बार राजेश सर को दिया करो। मैं आ जाऊं बाहर।